प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो लेक्चर में हमने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के गुणों की चर्चा की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के क्या मुख्य दोष हैं उनको समझेंगे। तो पहला दोष है निरंकुशता की आशंका हमेशा इस प्रणाली में बनी रहती है। ये सबसे महत्वपूर्ण दोष है क्योंकि इसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित होता है। एक बार वह निर्वाचित हो जाता है तो उसके बाद ना तो जनता के द्वारा और ना ही अन्य प्रतिनिधियों के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। इस प्रकार उसके निरंकुश होने का खतरा उत्पन्न होता है। तो इस सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात दोष के रूप में देखी जाती है वो निरंकुशता की आशंका है, क्योंकि कार्यपालिका का जो प्रधान या सरकार का प्रधान जो राष्ट्रपति होता है इस प्रणाली में, वो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश न जनता का होता है न विधानमंडलों का होता है, और स्थायी कार्यकाल के कारण उसके मन में निरंकुशता की भाव आ जाता है और गतिविधियां के आधार पर वो निरंकुशवादी गतिविधि कर सकता है। इस तरह की आशंका इस प्रकार की शासन प्रणाली में आमतौर पर बनी रहती है। दूसरा जो दोष है वो देखा जाता है वो है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सहयोग का अभाव देखा जाता है। आप सभी जानते हो कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है, जिसमें शासन के तीनों जो अंग हैं, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, अपने अपने कार्यों को स्वतंत्र रूप से करते हैं। वहीं आपने देखा कि संसदात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल का एक अभिन्न अंग होती है और अपने अस्तित्व के लिए वो विधानमंडल के विश्वास पर निर्भर करता है। यदि विधानमंडल में कार्यपालिका का विश्वास गिर जाता है तो सरकार को अपने पद से या कार्यपालिका को अपने पद से हटना होता है। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की स्थिति भिन्न है। इसमें कार्यपालिका और विधानमंडल इनमें सहयोग का अभाव आमतौर पर देखा जाता है, क्योंकि वहाँ तो संसदात्मक शासन प्रणाली में तो कार्यपालिका विधानमंडल का अभिन्न अंग है, इसलिए दोनों में सहयोग का भावना ज़्यादा रहती है कि वो उन्हीं के पार्ट हैं, उन्हीं के अभिन्न अंग है। क्योंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण होता है और कार्यपालिका विधानमंडल का अभिन्न अंग नहीं होती है, इसलिए उनमें कई बार असहयोग देखा जाता है। और इसीलिए शासन के इन दोनों अंगों में मतभेद के कारण शासन संचालन में गतिरोध उत्पन्न होने की आशंकाएं भी बनी रहती हैं। तीसरा जो दोष देखा गया है वो है कि उत्तरदायित्व के निर्धारण की समस्या आमतौर पर इस प्रणाली में देखी जाती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जब कोई कार्य गलत हो जाता है तो व्यवस्थापिका इसके लिए कार्यपालिका को, और वहीं कार्यपालिका उन गलत कार्यों के लिए व्यवस्थापिका को उत्तरदायी ठहराती है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का क्रम शुरू हो जाता है। इस प्रकार दोनों ही एक दूसरे पर उत्तरदायित्व थोपने का प्रयास करते हैं। ये भी एक दोष इसमें देखा गया है। चौथा जो दोष है वो है कठोर शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में लचीलेपन का गुण नहीं पाया जाता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती इसमें, जो कि संसदीय शासन प्रणाली में पाई जाती है। इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है शासन संबंधी सभी बातें संविधान में निश्चित हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात है कि जब कोई संवैधानिक विवाद उत्पन्न होता है तो न्यायालय की शरण में ली जाती है, जिसका रवैया कठोर ही रहता है। और तीसरी बात जो देखी गई है वो है कि संविधान कठोर होता है, अतः इसमें आवश्यकता अनुसार आसानी से संशोधन नहीं किए जा सकते। तो ये सारी बातें इस प्रणाली की दोष के रूप में देखी गई हैं। अगला जो दोष है वो है परिवर्तनशीलता का अभाव। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के प्रधान का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए होता है और इस निश्चित अवधि से पूर्व उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। यदि इस अवधि के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिनके कारण शासन में परिवर्तन करना आवश्यक हो तो ऐसा करना भी संभव नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा दोष इस प्रणाली का देखा जाता है। संक्षिप्त में हम एक बार पुनः इन बिंदुओं को क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं कि यदि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का यदि हम गहराई से मंथन करें तो क्या क्या दोष उनमें हमें देखने को मिलते हैं। जैसे पहला ये है कि इसमें कार्यपालिका और विधानमंडल में सामंजस्य का अभाव में कई बार गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे शासन में वांछित गतिशीलता और दृढ़ता का अभाव पैदा हो जाता है। दूसरा ये देखा गया है कि इसमें कार्यवाहक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास ही होती हैं और उसका कार्यकाल भी निश्चित होता है।
उसे यह पता होता है कि उसे समय से पूर्व हटाया भी नहीं जा सकता, इसलिए वो निरंकुश बन जाता है। तीसरा, इसमें वैकल्पिक सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। विशेष स्थिति में राज्याध्यक्ष को बदलना इसमें असंभव है। अगला बिंदु इसमें देखा गया है दोष के रूप में कि अध्यक्षात्मक सरकार में सरकार की शक्तियां एक ही व्यक्ति या संस्था में केंद्रित होती हैं। आधुनिक लोकतंत्र में शक्तियों का केंद्रीकरण कभी मान्य नहीं हो सकता। अतः अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका शक्तियों का केंद्रीकरण लोकतंत्र की आत्मा के बिल्कुल विरुद्ध है। और एक बात ये भी देखी गई दोष के रूप में कि इस शासन प्रणाली में आलोचना का अभाव होने के कारण सरकार को अपनी कमियों को समझने व उनकी पुनरावृत्ति रोकने का अवसर प्राप्त नहीं होता। वहीं अध्यक्षात्मक सरकार में राष्ट्रपति अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। इसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति ही जवाबदेह होते हैं। इसमें उत्तरदायित्व के सिद्धांत का महत्व इस सरकार में कम हो जाता है। एक बात ये भी देखी गई है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है, लेकिन व्यवहार में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव हो ही नहीं सकता। और एक दोष ये देखा गया है कि इस शासन प्रणाली में लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण नहीं है। लोचशीलता के अभाव में संकट काल के समय विशेष कानूनों का निर्माण करना इसमें संभव नहीं होता। इससे संकट काल का सामना करने में प्राय असफलता ही हाथ लगती है। और एक दोष ये देखा गया है कि इसमें राजनीतिक दलों द्वारा जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का अवसर नहीं मिलता। राजनीतिक दल वास्तव में लोकतंत्र की धुरी होते हैं, हम सभी जानते हैं इस बात को। इनकी सजग प्रहरी की भूमिका से वंचित रहने पर ना तो जनता ही जागरूक हो पाती है और ना ही शासक वर्ग जन इच्छा के अनुकूल चल पाता है। और अगला बिंदु इसमें यह भी देखा गया है कि इसमें व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पृथक्करण ने न्यायपालिका को इन दोनों अंगों पर सर्वोच्च बना दिया है। अब देखा होगा कई बार अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये कहते हैं कि कानून क्या है, हम जो कहते हैं वो कानून है। तो कई बार सर्वोच्च न्यायालय न्याय के पुनरावलोकन की शक्ति का गलत प्रयोग करने से भी नहीं चूकता। इस तरह व्यवस्थापिका व कार्यपालिका से गतिरोध का परिणाम न्यायिक निरंकुशता के जन्म का कारण बन जाता है। इसी कारण आज न्यायपालिका को व्यवस्थापिका का तीसरा सदन कहा जाने लगा है। वहीं अध्यक्षात्मक सरकार में विधायिका व कार्यपालिका में गतिरोध उत्पन्न होने के कारण अच्छे कानून नहीं बन पाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। और एक बात ये देखी गई है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में चुनावी खर्च बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें उम्मीदवार को पता होता है कि यदि वह जीत गया तो वह शासन का भोग अपनी इच्छा अनुसार निश्चित समय तक बिना किसी दबाव के करेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में काफ़ी अवगुण भी हैं। इसमें शासन की शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में होने के कारण निरंकुशता का खतरा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन अमेरिका जैसे देश में यह प्रणाली सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। वास्तव में देखा जाए तो किसी भी शासन प्रणाली की सफलता देश की परिस्थितियों और नागरिकों के चरित्र पर ही निर्भर करती है। इसलिए शासन प्रणाली चाहे कोई भी हो, उसका देश विशेष के लिए उपयोगी होना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में इस शासन प्रणाली से बढ़कर किसी दूसरी शासन प्रणाली का विकल्प हो ही नहीं सकता। प्रत्येक शासन प्रणाली की तरह इसके भी कुछ अवगुण हैं, लेकिन अमेरिका में इसके अवगुणों को इससे दूर रखने का प्रयास करके इसे अधिक उपयोगी बनाया है। अतः देश, काल व परिस्थिति के अनुसार अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली भी उतनी ही उत्तम है जितनी कि संसदीय प्रणाली। यदि ब्रिटेन व भारत में संसदीय सरकार का मॉडल अपनाया गया है तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार का। इसलिए परिस्थितियों के अनुसार शक्तियों का केंद्रीकरण व संसदीय शासन प्रणालियाँ देश विशेष के लिए अलग अलग परिस्थितियों में बराबर महत्वपूर्ण होती हैं। आशा है आपको अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के दोष स्पष्ट हुए होंगे। धन्यवाद।